Today is the 31st of July, आज and I'm 31 very जुलाई है। privileged, very मैं खुद को honored, बहुत सौभाग्यशाली, and बहुत extremely सम्मानित और happy to बेहद खुश invite महसूस to कर our रहा हूँ channel कि हमारे चैनल somebody पर मैं उस whose शख्स work को I've आमंत्रित admired कर for a रहा हूँ very long जिनके time. काम की His मैं name is बहुत Danny लंबे समय Haiphong. से You know him प्रशंसा very करता well, आया हूँ। उनका and he नाम has a डैनी very हाइफोंग है। unique आप उन्हें approach बहुत to अच्छी तरह life, to जानते हैं everything that और we हमारे हर काम में do, जोड़ने के लिए उनकी एक बेहद अलग आवाज़ है and I और will मैं जल्द soon ही be turning माइक्रोफोन over उन्हें the सौंपने वाला हूँ। microphone to him. उससे Before I पहले do that, मैं आपसे I अनुरोध wish to करना चाहता request हूँ that if कि you अगर like what आपको we हमारा do, काम please hit पसंद the है like and तो कृपया subscribe लाइक button. और The सब्सक्राइब बटन algorithms like दबाइए। that, and एल्गोरिदम को ये wish पसंद to आता है। become a paid और member अगर आप so that पेड you can सदस्य receive बनना चाहते हैं everything ताकि we सिक्योरिटी provide in ब्रीफ्स के terms रूप of में हम जो कुछ भी security देते हैं briefs. वह सब आपको मिल सके तो Go हमारे to सबस्टैक our शो पर जाइए। Substack महीने के channel, $5 become देकर a paid पेड member for सदस्य बनिए। $5 a month. ये Very बहुत small छोटी रकम है। amount of It says money, briefings it er and hört you'll voor receive en any of with a briefings mileage borsten every milaing. single week Is pretty inside your use. Then mailbox. war up grow. With that Munch आपका। introduction, please go ahead, Danny. The floor is yours. Appreciate it. It's always great to be here. शुक्रिया। यहाँ होना हमेशा अच्छा लगता है। खैर मेरा मानना है कि यहाँ का विषय ज़मीनी हकीकतों को बदलना होना चाहिए और ईरान ठीक यही कर रहा है। और मुझे पता है कि हमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि ईरान वास्तव में इस दौर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। यह अब एमओयू वाला दौर नहीं है जिसे ट्रंप प्रशासन ने और इस समय कहें तो अमेरिकी साम्राज्य ने पूरी तरह बर्बाद करके आग के हवाले कर दिया था। तो अभी ईरान के खिलाफ अमेरिका का कोई लगातार हवाई अभियान नहीं है, नहीं आक्रामकता का कोई लगातार अभियान है। इस समय ये बहुत असंगत है। कुछ दिन हमले होते हैं, कुछ दिन ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं होता। लेकिन जो बात लगातार एक जैसी रही है और जो अब सामने आ रहा है वह यह है कि ईरान सिर्फ अपना बचाव नहीं करना चाहता, वो ज़मीनी हालात को वास्तव में बदलना चाहता है ताकि उसे ठीक वही मिले जो उसने एमओयू में और उसके बाद की बातों में कहा था, यानी अपनी संप्रभुता का सम्मान और ऐसी व्यवस्था में शामिल बाकी सभी शर्तें, पुनर्निर्माण से लेकर प्रतिबंधों के खत्म होने तक। और जाहिर है इस बात की हर संभावना का अंत कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर सकें, और ठीक यही हो रहा है। मैं इसी नजर रख रहा हूँ। मुझे पता है कि आप भी इसे देख रहे हैं। हम इसे एक दिन ब्रेक्स हों। ईरान जब अमेरिकी ठिकानों पर हमला भी नहीं कर रहा होता तब भी वह इस क्षेत्र में किसी भी ताकत के लिए उसके मामलों में दखल देने की संभावना को कमजोर कर रहा है और खत्म कर रहा है। हम इसे हर दिन ईरान से लगी इराकी सीमा पर, एरबिल में और वहां कुर्द बलों पर ईरानी हमलों के रूप में देखते हैं। कार्यक्रम से पहले हम इराक की मौजूदा स्थिति पर बात कर रहे थे और इस पर भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इसमें सऊदी अरब की बात भी करनी होगी, कैसे उस अभियान में शामिल हो रहा है जो वास्तव में आत्मघाती और बेहद हताश है। इसका मकसद सऊदी अरब की परेशानियों का दोष इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज पर मढ़ना है। ये सारी बातें उस ओर इशारा करती हैं जो ट्रंप प्रशासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बेकाबू जाल बनता जा रहा है। एक बात यह है कि ट्रंप हर दिन जो कहते हैं, पीट हेग्सेथ हर दिन जो कहते हैं, और जो आप हर दिन एक्सियोस के जरिए अमेरिकी अधिकारियों से सुनते हैं, उसके उलट सच कुछ और है। हमें इस तरह की गलत जानकारी और गलत खुफिया आकलन दिए जा रहे हैं कि ईरान कमजोर है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है और अमेरिका इस समय ईरान के खिलाफ अपने सीमित अभियान के जरिए पूरी तरह बढ़त हासिल कर रहा है। सच इसके बिल्कुल उलट है और मेरा मानना है कि प्रसार ईरान की उस योजना को देखते हुए जो अब हमारे सामने है, जमीनी हकीकत बदलने का है और अगले कई हफ्तों का इस्तेमाल अमेरिका से वह हासिल करने के लिए करना है जो वह चाहता है, यानी इस युद्ध का अंत और वे शर्तें जो वास्तव में इस अपराध के लिए न्याय दिलाने के लिए जरूरी हैं, ईरान के लिए भी और पूरे क्षेत्र के लिए भी। अगले 2 हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं और हम हर दिन देख रहे हैं, खासकर पिछले कुछ दिनों में, कि ईरान साफ कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। ये अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर धकेल रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग है कि कुवैत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है।
अमेरिकी अधिकारी ट्रंप प्रशासन के लोगों से, रक्षा अधिकारियों से, उन तथाकथित विशेषज्ञों से, युद्ध के उन उस्तादों से बात कर रहे हैं। वे इस भी कह रहे हैं कि शायद कुवैत अब अमेरिकी बलों को रखने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। वे ईरानी हमलों के कारण पहले ही बड़े पैमाने पर वहां से निकल चुके हैं। अब वे वहां अमेरिकी अभियानों और अमेरिकी ठिकानों को स्थायी रूप से खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो यह है। और जॉर्डन के बारे में तो हम पहले से जानते हैं। हमने इस पर बात की है। आपने अपने शो में इस पर बात की है। मैंने अपने शो में इस पर बात की है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया, खासकर मुवाफक अल-सल्ती एयरबेस को। तो वास्तव में ईरान जो कर रहा है वह सार्वजनिक रूप से भी और निजी तौर पर भी बिल्कुल साफ है। What Iran is doing is very clear publicly, and in private, I think what's stunning is that the information मुझे लगता है कि जो जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। ईरान जो कर रहा है वो कोई बेतरतीब हमलों का सिलसिला नहीं है जिसे अक्सर जवाबी कार्रवाई कहा जाता है। नहीं, ईरान काफी समय से तर्क दिया जा सकता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही, लेकिन खास तौर पर कुछ हफ्ते पहले नए दौर के हमले शुरू होने के बाद से एक वैध रणनीति पर काम कर रहा है। ये रणनीति सुनियोजित है और अच्छी तरह से हथियारों से लैस है। इसका मकसद धीरे धीरे लेकिन अब ज्यादा तेजी से बलों को कमजोर करना, उन्हें घिसते जाना है, ऐसे तरीके से कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक ऐसी आपदा बन जाए जिसकी भरपाई न हो सके। और मुझे लगता है कि ये इतिहास में अभूतपूर्व है। मुझे नहीं लगता कि हमने इतिहास में पहले कभी ऐसा देखा है। हमने दुनिया भर के देशों में लोगों को वर्षों और दशकों के दौरान बेहद साहसी काम करते थे। लेकिन ईरान सैन्य तौर पर अमेरिका के साथ जो कर रहा है वह बिल्कुल अभूतपूर्व है, खासकर नीटर फोर्टफी के बाद से, और बेशक विशेष रूप से निंसी नारिमन के बाद, जब अमेरिका ने ऐलान किया था कि मैदान में वही अकेला खिलाड़ी है। अब अमेरिका का सामना एक ऐसे ईरान से है जो इस क्षेत्र को मलबे में, धूल में बदलने की तमाम कोशिशों के बावजूद, उसे अराजकता में धकेलने की कोशिशों के बावजूद, जैसा कई वर्षों और दशकों से होता आया है, बहुत मजबूती से खड़ा है और उसकी रणनीति अक्सर लागू हो रही है। मुझे ये लगता है यही बात ट्रंप प्रशासन में इतनी भारी निराशा पैदा कर रही है। अब प्रशासन के भीतर अमेरिकी अधिकारियों के साथ होने वाली हर बैठक से निराशा और पूरी तरह की हताशा साफ झलकती है। और मेरा मानना है कि हम इस वक्त यहीं खड़े हैं और मुझे लगता है कि यह सचमुच देखने लायक है। I think it's really something to behold. Well, Danny, everything that डेनी, आपने जो कुछ कहा उसे हमारे जुड़े हुए सूत्रों से 100% समर्थन मिलता है। वे हमें ऐसी जानकारी देते हैं जिसके बारे में हमारा मानना है कि वह सीधे उन लोगों से आती है जो इस क्षेत्र में जो कुछ भी चल रहा है उसमें शामिल है। और यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। हमें ये जानकारी सही लगती है, वरना हम ये सब कर ही नहीं रहे होते। और मैं आपकी बात में बस कुछ और बिंदु जोड़ना चाहूंगा। हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जिसके पीछे हमारे पास बहुत ठोस जानकारी और तथ्य न हो। ये जानकारी उन लोगों से आती है जो फैसले लेने वाले कमरों में मौजूद हैं, जो युद्ध के मोर्चे में शामिल हैं। तो ईरानी नेतृत्व से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि उनका मिस्टर ट्रंप के प्रति धैर्य बस खत्म हो गया है। उन्होंने हर बार बातचीत की मेज पर आने की कोशिश की है। जब ट्रंप आसिम मुनीर के पास भागे हैं, उनसे बैठक करवाने की गुहार लगाई है, उनसे ये करने और वह करने की गुहार लगाई है। और आसिम मुनीर ने उनके श्रेय की बात है, एक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के तौर पर हमेशा ये कर दिखाया है। तो कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे कि MOU वापस आ गया है। खैर, वह शायद कुछ घंटों के लिए ही वापस आया था, फिर ट्रंप ने उसे एक बार फिर खत्म कर दिया। तो अब सबसे ताज़ा जानकारी जो डेनी की कही हर बात का समर्थन करती है, यह है कि ईरान ने फैसला कर लिया है, नेतृत्व ने फैसला कर लिया है कि ट्रंप के मुंह से निकलने वाली किसी भी बात पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। हम जमीन पर ही फैसला थोपेंगे, और यही हो रहा है, और यही अभूतपूर्व है। और यही वह दुष्प्रचार है जो वॉशिंगटन से आ रहे दुष्प्रचार को हवा देता है कि ओह, हमने ईरान को तबाह कर दिया, ओह हमने ये कर दिया, और ओह हमने वह कर दिया, जबकि इनमें से कुछ भी सच नहीं है।
ये सब वही है जो पहले हर बार हुआ है, इराक में, अफगानिस्तान में, और इतिहास में पीछे जाएं तो वियतनाम में, इराक में। झूठ का पूरा पुलिंदा, बकवास का पूरा पुलिंदा, और जमीन पर तथ्य बिल्कुल अलग थे। एक और तथ्य है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी जानकारी में किसी भी मीडिया ने इसकी रिपोर्ट नहीं की है। चीन से हथियारों की भारी आवाजाही हो रही है जो ग्वादर बंदरगाह के रास्ते ईरान जा रही है। पश्चिमी मीडिया का ध्यान मैनपैड्स की एक बहुत छोटी खेप पर है जो कुछ दिन पहले भेजी गई थी। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने उन लोगों से बात की है जिन्होंने इस लेन देन को देखा है, इस हथियारों की आवाजाही को देखा है, कि ईरान अपने कदमों को लेकर बहुत आश्वस्त है, क्योंकि उसे चीन से बड़ी मात्रा में घातक और बेहद उन्नत हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार उसे सिर्फ हमला करने ही नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने की भी क्षमता देते हैं। अमेरिका जो कुछ भी उसके खिलाफ कर सकता है, उसे झेलने की उसकी क्षमता में बहुत 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 बड़ा सुधार हुआ है। इसलिए अब ईरान जमीन पर हालात तय कर रहा है, और हमारा मानना है कि 2 हफ्तों के भीतर स्थिति अपने आप सुलझ जाएगी। हम अंतिम चरण में हैं, हम अंतिम चरण की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम अंतिम चरण में हैं। तो अब वापस आपके पास, डैनी। One must ask, or viewers should ask them. ये सवाल उठाना चाहिए, या हमारे दर्शकों को इसे देखते हुए खुद से पूछना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान के भीतर और गहराई तक हमला करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने पिछले कई हफ्तों में चलाए गए अभियान से कहीं बड़ा अभियान शुरू करने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि इस दौरान बीच बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। न हवाई हमले, न हाईमास की लॉन्चिंग, न कुवैत जैसी जगहों से एटैकम्स की लॉन्चिंग, कुछ भी नहीं। तो हमें पूछना होगा कि आखिर अभी ये ऐसा क्यों दिख रहा है। और निश्चित रूप से इस चैनल के हमारे साझा मित्र और इस चैनल का एक बड़ा हिस्सा लैरी जॉनसन अक्सर अमेरिका के हथियारों की घटती संख्या और उसके घटते भंडारों की बात करते हैं, खासकर वायु रक्षा प्रणालियों, स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस और ऐसी ही चीजों के संदर्भ में। और जाहिर है इससे लंबे अभियान को जारी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बेशक 150% सच है, लेकिन जैसा आपने कहा, हमें ईरान की अपनी रक्षा करने की क्षमता को भी देखना होगा। सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की उसकी क्षमता नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करना कितना मुश्किल बना सकता है, ये भी। मिसाल के तौर पर अपनी हवाई रक्षा के मामले में हमने देखा कि वे कामयाब रहे। बाद में हमलों की शुरुआती लहर में भी यही स्थिति सामने आई। युद्ध का वह बड़ा पहला दौर जो अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी से शुरू किया था, MOU पर हस्ताक्षर होने से पहले आखिरी चरण में भी हमने देखा कि F-15 लड़ाकू विमानों के साथ क्या हुआ, और एक F-15 के गिराए जाने के बाद कैसी अफरा तफरी मची। अगर अमेरिका ईरानी हवाई क्षेत्र में और अंदर तक जाने की कोशिश करता है, तो ये स्थिति कई गुना बड़े पैमाने पर दोहराई जा सकती है। ठीक इसलिए क्योंकि ईरान के पास अपनी हवाई रक्षा व्यवस्था है। और जैसा आपने कहा, इसे उसके दोस्त चीन और रूस मुहैया करा रहे हैं। मुझे यकीन है कि रूस भी ईरान की मदद कर रहा है, चाहे वह सीधे ईरान को उन्नत हथियार बेचकर हो, या फिर जैसा कि मेरे कई चीनी संपर्क मुझे बताते हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी अलग अलग पुर्जे और सामान बेचकर। इनका इस्तेमाल आसानी से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और इससे ईरान की सैन्य औद्योगिक क्षमता ही मजबूत होगी। बेशक चीन को ईरान के साथ जो चाहे व्यापार करने का अधिकार है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, और उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ईरान उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करता है, क्योंकि वह चीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ईरान को यह अधिकार है कि वह दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक सामग्री, संसाधनों और ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे करे। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक बड़ा पहलू काम कर रहा है। ईरान के पास बड़े हमलों से अपनी रक्षा करने की क्षमता है। इसलिए अमेरिका चाहे जो भी करना चाहे, अगर वह मान लीजिए 1 हफ्ते का अभियान शुरू करना भी चाहे, जिसमें
ईरान के भीतर और गहराई तक जाने की कोशिश करे, तेहरान के लोगों को डराए तो उसे शुभकामनाएं, मध्य ईरान के लोगों को डराए तो ये काम नहीं करेगा। बल्कि ऐसा लगता है कि इसका अंत संभवतः तबाही में होगा। आप आसमान से गिराए जाते 1, 2, 3, 4 गुना ज्यादा लड़ाकू विमान देख सकते हैं, F-35, 15, और अमेरिका ये जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि ये युद्ध पहले से ही अमेरिका में बहुत अलोकप्रिय है। The war is already very unpopular in the United States. It's already having a major economic impact. इसका पहले से ही बड़ा आर्थिक असर पड़ रहा है। अब जबकि स्थिति क्षेत्रीय हो गई है, संघर्ष पहले से भी ज्यादा क्षेत्रीय हो चुका है और हमलों के इस ताज़ा दौर से पहले ही अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था। मुझे यकीन है कि आपने वे रिपोर्टें देखी होंगी कि पिछले तिमाही में सऊदी अर्थव्यवस्था लगभग 5% सिकुड़ गई है और यह और बदतर होगा क्योंकि यमन, अंसार अल्लाह, ईरान का बहुत अच्छा दोस्त, अब सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी घेराबंदी कर रहा है और ये बहुत प्रभावी है। और ईरान ने अभी, जब हम बात कर रहे हैं, घोषणा की है कि होर्मुज़ जलमरूमध्य सिर्फ बंद नहीं है, बल्कि जो भी जहाज उस काल्पनिक ओमानी गलियारे से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर हमला किया जाएगा और उसे वापस लौटा दिया जाएगा। और पिछले 24 घंटों में कई जहाजों के साथ ठीक यही हो चुका है। इसलिए अमेरिका के लिए स्थिति बहुत निराशाजनक है। सच कहूं तो अमेरिका के लिए बेहतर यही होगा कि वह किसी तरह की बातचीत की प्रक्रिया में वापस जाए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप सिर्फ इस नज़र से देखें, मान लीजिए मैं युद्ध के उस्तादों, युद्धोन्मादियों या नवरूढ़िवादियों के दिमाग में हूं, तो वे थोड़ा विराम लेने, रुकने, कोशिश करने का मौका क्यों नहीं लेंगे? भले ही वे ईरान को धोखा देने की कोशिश करें, वह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वे ये दावा करने की कोशिश करें कि शायद इसे थोड़ा और समय चाहिए, शायद सिर्फ घंटों की नहीं बल्कि दिनों और हफ्तों की बात है, जैसा आपने पहले MOU अवधि के बारे में कहा था। शायद आप रियायतों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हफ्तों का समय दें। शायद बाद में, भविष्य में आप फिर लौटें। लेकिन फिर भी अमेरिका इस काबिल भी नहीं दिखता कि वह बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश तक कर सके। और मेरे ख्याल से यह कमजोरी का बहुत बड़ा संकेत है। मुझे पता है कि स्वतंत्र मीडिया के दायरे में कुछ लोग हैं और मैं उनकी चिंताओं को समझता हूं, जो मानते हैं कि आप जानते हैं, इस वक्त स्थिति ऐसी लगती है कि अमेरिका ऊर्जा बाजारों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए ऊर्जा की किसी तरह की रणनीतिक वैश्विक नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहा है ताकि बहुध्रुवीय दुनिया को पूरी तरह कमजोर किया जा सके। एक बेहद समन्वित रणनीतिक अभियान के जरिए जिसमें घुटन पैदा की जाए और कहें तो अहम रास्तों को जाम कर दिया जाए। और निश्चित तौर पर अमेरिका की साम्राज्यवादी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने मूलतः कहा था कि ट्रंप प्रशासन के तहत वह यही करना चाहता है, दुनिया के कुछ हिस्सों पर अपने प्रयास फिर से केंद्रित करके, और जाहिर है बहुध्रुवीय दुनिया के शायद कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाकर। फिर भी मुझे नहीं लगता कि वास्तव में यही हो रहा है। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपना सब कुछ सिर्फ ईरान को तबाह करने की कोशिश पर दांव पर लगा दिया है। उसे लगता है कि अगर वह उस काम में सफल हो जाए जिसमें वह पहले ही नाकाम हो चुका है, तो रूस और चीन तक पहुंचने के लिए उसकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मेरा मानना है कि यह सब वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लेकिन अभी युद्ध के संचालक जिस तरह सोच रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं, उसमें वास्तविकता वास्तव में सवाल ही नहीं है। वाकई घटनाएं इसी तरह सामने आई हैं। अब हमने स्थिति की हकीकत को पूरी तरह उभरते देखा है और अब अमेरिकी साम्राज्य किसी रणनीतिक इकाई या रणनीतिक योजना बनाने वाली व्यवस्था से बहुत दूर स्थिति को संभालने और नियंत्रित करने की अपनी कोशिशों में पहले से ज्यादा रक्षात्मक मुद्रा में है। क्योंकि आमतौर पर वह जो करता है वह रणनीति नहीं होती, वह रणनीति होती है वर्चस्व, लूटपाट, बिना सोचे समझे गोली चलाना, जहां भी हो सके वहां जाकर तबाह करना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना और जितना हो सके उतना पैसा बनाना।
और उस पैसे को बनाने के लिए जितनी हो सके उतनी ताकत और वर्चस्व हासिल करना। असल में फैसले लेने वाले ये लोग जो वास्तव में युद्धों को आगे बढ़ाते हैं यही सब सोच रहे होते हैं। make these decisions who really drive wars. That's what they're thinking about. But now that's coming. लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा रहा है। a huge brick wall. ये उसी से टकरा रहा है And that's where और we हम are. इसी मोड़ पर हैं। The biggest मुझे लगता है problem कि यहाँ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे पीछे हटना चाहिए। शायद उसे कुछ समय के लिए बस रुक जाना चाहिए। शायद उसे ऐसी रियायतें दे देनी चाहिए जो वास्तव में अमेरिकी साम्राज्य को उतना गंभीर नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। ये बहुध्रुवीय दुनिया की बहुत बड़ी जीत होगी और ये एक रियायत होगी, एक स्वीकारोक्ति होगी कि दुनिया में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसे रोका या बदला नहीं जा सकता। और ये स्वीकार करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। far too difficult a pill to swallow. Well, Danny, let me just add a couple of more points. डैनी, मैं बस एक बातें और जोड़ना चाहता हूँ। आपने जो कुछ कहा उसके लिए आमीन। मैं बस कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ और फिर से कहूँगा, ये सब उस रिपोर्टिंग से समर्थित है जो हमें पाने का सौभाग्य और सम्मान मिलता है। ईरान ने आसिम मुनीर के जरिए श्री ट्रंप को एक बहुत सख्त लाल रेखा बताई थी और मुझे इस पर बात करने की खास तौर पर अनुमति दी गई है, वरना मैं इस बारे में बात नहीं करता। ये अभी हाल ही में, दरअसल 2 दिन पहले हुआ, और वह लाल रेखा ये थी कि अगर आप हमारे किसी परमाणु ठिकाने पर हमला करते हैं, जैसा कि ट्रंप धमकी दे रहे थे, मेरा मतलब है वह लगातार परमाणु ठिकानों पर हमला करने, उन्हें तबाह करने वगैरह वगैरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात कर रहे थे। Getting rid of the Iran nuclear program, but a warning came directly from. लेकिन असीम मुनीर के जरिए अयातुल्ला मुस्तफ़ा खामेनी की ओर से ट्रंप को सीधे चेतावनी दी गई, सीधे ट्रंप को, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ईरान अपनी ही जमीन पर एक परमाणु उपकरण विस्फोटित करेगा, ताकि ये दिखा सके कि हमारे पास ये क्षमता है, और दुनिया बदल जाएगी और उसके बाद आपका साम्राज्य ढह जाएगा। तो अब इसकी वास्तविकता जमीन पर जो ठीक हो रहा है उसमें दिख रही है। अमेरिका ने पिछले करीब 1 हफ्ते में ईरान के किसी भी परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया है। उससे दूर रहिए, उससे बिल्कुल दूर रहिए। तो ट्रंप प्रशासन में कोई न कोई जमीन पर बदलते तथ्यों को सुन रहा है। शायद सेना ऐसा कर रही है, शायद सेना इसे समझ रही है। मेरा मतलब है, वास्तव में सब जानते हैं कि जनरल केन ने ट्रंप से बात की थी और कहा था कि ईरान को पूरी तरह तबाह करने का अभियान काम नहीं करेगा। एक और तथ्य जिस पर मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, यह है कि यह सब, जैसा कि आप और मैं जानते हैं और हम अपने दर्शकों के सामने रख चुके हैं, पेट्रोडॉलर के समर्थन में है। पेट्रोडॉलर व्यवस्था 50 साल पहले इसीलिए खड़ी की गई थी कि सारे डॉलर वापस अमेरिका में आए, ताकि अमेरिका $40 ट्रिलियन का घाटे वाला कर्ज खड़ा कर सके और फिर इन सभी युद्धों को सहारा दे सके। खैर, अगर अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरान, फिर से कहूं, मुझे अपने सूत्रों से एक और रिपोर्ट मिली थी कि असीम मुनीर ने ट्रंप से कहा था, आप ऐसा करते हैं तो आपका हर एक ठिकाना, हर एक देश जहां आपका सैन्य अड्डा है, नष्ट कर दिया जाएगा, और वे देश अपने डिसैलिनेशन प्लांटों के नष्ट होने, अपनी जीवन रेखा के नष्ट होने के बाद जीत नहीं रह पाएंगे। ईरान ये झेल सकता है। ईरान एक बहुत विविध देश है। वहाँ 9 करोड़ लोग हैं, बहुत से पहाड़ हैं, बहुत सी जगहें हैं। वो दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन खाड़ी के देश दोबारा खड़े नहीं हो सकते। तो लगता है कि ये बात ट्रंप के दिमाग में किसी तक पहुंच गई और ऐसा नहीं हुआ। तो जमीनी हकीकतें जब हम बात कर रहे हैं बदल रही हैं, और जैसा हम बात कर रहे हैं, हमने यही हर उस जगह देखा है जहां अमेरिका ने भारी भूल की है। और आप जानते हैं, एक पागल हाथी की तरह चला है जो हर चीज को रौंदने की कोशिश करता है लेकिन कुछ हासिल नहीं करता, और आखिर में आप जानते हैं निकल जाता है। तो जमीनी हकीकतें हमारी रिपोर्टिंग के अनुरूप हैं। जमीनी हकीकतें हमारे चैनलों पर कही गई हर बात का समर्थन करती हैं।
on our channels. And the purpose of this, obviously, to inform और इसका मकसद जाहिर है दुनिया भर के उस बढ़ते हुए दर्शक वर्ग को जानकारी देना है जो अब शुक्र है कि आपके द्वारा पेश किए जा रहे स्वतंत्र मीडिया को सुन रहा है। मैं भी इसे बहुत लंबे समय से सुनता रहा हूँ, इसकी सराहना करता रहा हूँ और मुझे सम्मान महसूस होता है कि आपने हमारी इस कोशिश के लिए अपनी आवाज़ देने का फैसला किया। हमने जो शुरू किया है वह इन तथ्यों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है ताकि उन्हें जानकारी हो कि हाँ, दुनिया इस वक्त बदल रही है और ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। जब पेट्रोडॉलर व्यवस्था कमजोर होगी, सचमुच कमजोर होगी, तो अमेरिका वह प्रभुत्वशाली शक्ति नहीं रहेगा जो वह अब तक रहा है और ग्लोबल साउथ उभरेगा, यूरेशिया उभरेगा। हम एक अलग दुनिया में रहेंगे और उम्मीद है कि आखिरकार वह दुनिया बहुत अलग और कहीं ज्यादा खुशहाल होगी क्योंकि हम उन लोगों के शासन में नहीं रहेंगे। Dan supporter number small counts. by people who make profit by creating war. Yeah, those are great points. And हाँ, ये बहुत अहम बातें हैं। और जब आप पेट्रोडॉलर का जिक्र कर रहे थे तो ये देखना हैरान करने वाला है कि इस समय सऊदी अरब खुद को अमेरिका की डाल के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि पेट्रोडॉलर के लिए सऊदी अरब बिल्कुल निर्णायक है। तो अब इस क्षेत्रीय युद्ध के कई पहलुओं में खुद को बहुत सीधे तौर पर उलझाना, ऐसे तरीके से जो उसके तेल उत्पादन और तेल व्यापार की क्षमताओं को तबाह कर सकता है और कर भी रहा है। खैर, इतिहास में इसका लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता था कि जब आप खाड़ी क्षेत्र में डिसैलिनेशन प्लांटों, बिजली घरों वगैरह यानी ऐसे बुनियादी ढांचे की बात कर रहे थे जो बहुत असुरक्षित है, तो अगर अमेरिका ईरान की परमाणु सुविधाओं पर फिर हमला करने की कोशिश करता है, जैसा ट्रंप ने आज ही तक करने का वादा किया है, ये कहते हुए हम पुलों को उड़ा देंगे, हम बिजली घरों को नष्ट कर देंगे, अगर ऐसा होता है और भले ही ये सीमित स्तर पर हो, तो ईरान बहुत रणनीतिक और सोच समझकर तनाव बढ़ाने के एक ऐसे क्रम में आगे बढ़ सकता है जो युद्ध के इसी हिस्से तक सीमित रहे। यानी उसे एक ही समय में सभी डिसैलिनेशन प्लांटों को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वह एक एक करके ऐसा कर सकता है और अमेरिका और खाड़ी के देश इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे सुलगने वाली स्थिति बन सकती है, खासकर अगर ईरान ये आकलन करे कि अमेरिका ईरान पर ऐसे तरीके से हमला करने में सक्षम नहीं है जो निर्णायक साबित हो। इसका मतलब है कि ईरान के पास इन देशों पर भारी दबाव डालने की क्षमता है ताकि वे रुक जाएं और झुक जाएं। यही ईरान चाहता है और आप ईरान से ये बात हर समय सुनते हैं। वे सीधे इन देशों के लोगों से बात करते हैं, कुवैत के लोगों से, जॉर्डन के लोगों से। वे उनसे सीधे बात करते हैं और कहते हैं, हम आपके हितों को नुकसान पहुंचाने या बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये अमेरिका है, ये युद्ध भड़काने वाले लोग हैं, यही लोग हैं। वे इस पूरे क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इन देशों के लोगों को हर संभव मौका देंगे ताकि वे अपने हितों की रक्षा करने और वहां के लोगों के असली हितों पर वास्तव में ध्यान देने के लिए जो जरूरी है वह कर सकें। तो ये बहुत सोच समझ कर चलाया गया अभियान है, ये बहुत रणनीतिक है और इसमें सिर्फ सैन्य मोर्चे को नहीं बल्कि पूरे भू राजनीतिक हालात को ध्यान में रखा जाता है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ईरान लगभग हर दूसरे दिन कहता है कि जब वह अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में, जिसे वह ऑपरेशन थंडर कहता है, उसके तहत कार्रवाई करता है, तो उसका कहना होता है कि उसके पास जॉर्डन में खुफिया जानकारी है। कुवैत में उसके पास खुफिया जानकारी है। ईरान के जाहिर है लोगों से संपर्क हैं और संभव है कि सैन्य कार्रवाई के बहुत करीब के लोगों से भी संपर्क हों, क्योंकि संयोग से अब हर बार जब ईरान हमला करता है तो वह किसी बहुत खास चीज को निशाना बना रहा होता है। मिसाल के तौर पर लड़ाकू विमानों के हैंगर, उन्हें लगातार फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है और इधर उधर किया जा रहा है क्योंकि इन संसाधनों और संपत्तियों के निशाना बनने का डर है, इसलिए उन्हें लगातार स्थानांतरित किया जा रहा है। अमेरिका भी इस वक्त लगातार टैंकरों को हटा रहा है, लड़ाकू विमानों को हटा रहा है, अपने ड्रोन हटा रहा है, मिसाइल प्रणालियों को हटा रहा है।
वह इन सभी चीजों को लगातार इधर उधर कर रहा है। moving their missile systems, they're moving all of these things constantly. They're shuffling it around. They're trying to figure out where वे इसे इधर उधर कर रहे हैं। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ वे निशाने पर आने से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इससे बच नहीं सकते। इसलिए मेरे ख्याल से यह उस बड़े भू राजनीतिक बदलाव का हिस्सा है। इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ है कि ईरानी हमलों ने अमेरिका को अंधा कर दिया है, बल्कि ईरान अब बेहतर देख सकता है। ईरान अब उस शुरुआती दौर यानी 28 फरवरी के वक्त से भी कहीं बेहतर देख सकता है। और मुझे लगता है कि यह बहुत कुछ बताता है, और मेरा मानना है कि यह उस बड़े बदलाव का हिस्सा हो सकता है, जहां कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध का असर ईरान में सत्ता परिवर्तन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में उन सरकारों में सत्ता परिवर्तन पर पड़ सकता है जिन्हें अमेरिका समर्थक माना जाता है। शायद हम इतना भी कह सकते हैं कि वे अमेरिका इजराइल समर्थित सरकारें हैं, जैसे खाड़ी की सरकारें, जैसे MBZ और मोहम्मद बिन सलमान, जैसे बहरीन और कुवैत की राजशाहियां और दूसरे देशों की सरकारें। And Kuwait and other countries. So this is, I think this is the trend. This is what we're seeing now. मुझे लगता है यही रुझान है। हम इसे अब पूरी तरह उभरते हुए देख रहे हैं, खासकर सऊदी अरब के मामले में, जैसा कि मैंने पहले कहा था। उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ सिकुड़ ही नहीं रही है, बल्कि वह अब खुद को ऐसी जंगों में भी उलझा चुका है जो न सिर्फ जीती नहीं जा सकती, बल्कि सऊदी अरब, इराक और यमन के लिए पूरी तरह विनाशकारी हैं। अमेरिका इन जंगों को लेकर सऊदी अरब का बचाव नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वह ईरान के खिलाफ युद्ध में कई मोर्चों पर हारता हुआ दिखे। इसमें वह बात भी शामिल है जो वह पहले से जानता है कि यमन अमेरिका के सामने पीछे नहीं हटेगा। पिछले साल मार्च में भी वह नहीं हटा था और अब भी नहीं हटेगा। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी आपदा है। ये बस और बदतर होता जाएगा। और यहीं, जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका का एक लंबा इतिहास रहा है। उसे उन देशों से किसी तरह निकलना पड़ा है जिन्हें वह हरा नहीं सकता, यहाँ तक कि उन देशों से भी जो उससे कहीं कमजोर हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगा, तो फिर वह किस तरफ रुख करेगा? जाहिर है वह लैटिन अमेरिका की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहा है और लैटिन अमेरिका को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अभी भी हताश कोशिशें होंगी। जैसा कि हमारे साझा मित्र और बेशक इस चैनल के सह संस्थापक पेपे एस्कोबार ने कहा था, यह आखिरी सांसों वाली एक हताश चाल हो सकती है। और वह क्या हो सकती है हम नहीं जानते। इससे जमीन पर मौजूद स्थिति का हिसाब नहीं बदलेगा। लेकिन इससे क्षेत्र के लिए और खासतौर पर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से नजर रखनी चाहिए। लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो यह है कि दुनिया, आप जानते हैं, मेरे दोस्त मार्क स्लेबोडा कभी कभी कहते हैं, नहीं, हम वास्तव में ज्यादा द्विध्रुवीय दुनिया में हैं, क्योंकि रूस, चीन और ईरान कहीं ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका बेतहाशा कोशिश कर रहा है कि वह लगातार कमजोर होने से खुद को रोक सके। और यही वजह है कि वह एक तरह के पागल, उन्मादी कुत्ते जैसा बन जाता है जो काटना बंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हम वास्तव में एक कहीं अधिक स्थिर वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को उभरते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी दुनिया को ईरान से सीखने और ईरान, रूस और चीन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और अमेरिका इसे रोकने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेगा। और जैसे जैसे अमेरिका खुद को ईरान के मामले में ऐसी स्थिति में पाता है जहां निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हमें इसी बात से सावधान रहना होगा। तो बहुत अराजकता होगी और मेरे विचार में संघर्ष भी जारी रहेगा, भले ही ईरान के साथ अंतिम चरण करीब आ रहा हो। अगर अमेरिका पर उस शासन का नियंत्रण है जिसे कुछ लोग एप्स्टीन वर्ग कहते हैं, युद्ध और पूंजी के मालिक और ऐसे तमाम तत्व, तो अमेरिका संघर्ष की कुर्सी से उतर नहीं सकता। वे सचमुच गुस्से से उबल रहे हैं, उनके मुंह से जाग निकल रहा है
और वे सोच रहे हैं कि यह सब कैसे रोका जाए। और इसका मतलब है कि हमें भी तैयार रहना होगा, साथ ही हालात की वास्तविकता को वैसा ही समझना होगा जैसी वह है, और वह अमेरिकी वर्चस्व के लिए बहुत गंभीर है। which is very dire for U.S. hegemony. Well, डैनी, आपने अभी जो कहा उस पर मैं कुछ और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, इससे आपकी कही हर बात और भी पुष्ट होती है, जो पूरी तरह सही है। हमने शायद 2 या 3 हफ्ते पहले इसी चैनल पर रिपोर्ट किया था कि ईरान को बेदौ प्रणाली के जरिए असाधारण क्षमताएं मिली थीं। हमारे चैनल ने इस पर विशेष रिपोर्ट की थी, क्योंकि हमारे पास उस जानकारी तक पहुंच थी। यह सब पाकिस्तानी तकनीशियनों की मदद से संभव हुआ, जो उस प्रणाली और दूसरी तकनीकों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। ये चीन से आया था, क्योंकि पाकिस्तान और चीन लगभग हर मामले में बहुत बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन खास तौर पर सैन्य मामलों में। especially having to do with military matters. Pakistani technicians were dispatched into Iran. चीनी मंजूरी और ईरान के अनुरोध पर पाकिस्तानी तकनीशियनों को ईरान भेजा गया, ताकि वे इस युद्ध से जुड़ी सभी चीनी तकनीकों को बहुत बहुत तेजी से समझने और इस्तेमाल करने में ईरान की मदद कर सकें, खास तौर पर बेदौ प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के मामले में। और हम इसे अभी कार्रवाई में देख रहे हैं मामले, खासकर अब रूस के समर्थन के साथ भी। तो अमेरिका ये समझने लगा है कि रूस से मिलने वाली खुफिया जानकारी और चीन द्वारा दी गई क्षमताओं का इस्तेमाल करके ईरान की लक्ष्य साधने की क्षमता इतनी सटीक है कि वह किसी लक्ष्य को सेंटीमीटरों के भीतर, सचमुच सेंटीमीटरों के भीतर मार सकता है। हमने कुछ दिन पहले इस चैनल पर इस पर चर्चा की थी। लैरी, जो इन मामलों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काफी जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस पर बहुत विस्तार से बात की थी। और इसी वजह से अमेरिकी सेना किसी भी और आक्रामक कार्रवाई को लेकर घबराई हुई है, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो उसके तुरंत बाद किसी अमेरिकी ठिकाने पर सटीक हमला होगा। तो अगर ईरान खाड़ी देशों में खड़े किए गए पूरे बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देता है, यानी वे अब तेल उत्पादन को समर्थन नहीं दे पाते, तेल निर्यात को समर्थन नहीं दे पाते, तो पेट्रोडोर का क्या होगा? फिर पेट्रोडोर रहेगा ही नहीं। तो अमेरिका अपने ही पेट्रोडॉलर शासन को नष्ट करके असल में आत्महत्या कर लेगा। यही व्यवस्था $40 ट्रिलियन के कर्ज को सहारा देती है, और फिर वह कर्ज ढह जाएगा। तो आखिरी बात आप कहिए, डैनी। So, final word to you, Danny. Yeah, well, I think given what you just said, हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने अभी जो कहा उसे देखते हुए मैं कुछ जवाबी तर्कों पर बात करना चाहता हूँ, जो मैंने सोशल मीडिया और दूसरे मंचों पर चलते हुए देखे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग इसे देखकर कुछ इस तरह कहते हैं कि अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की परवाह नहीं है। वे यही कहेंगे, उसे इस क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति की परवाह नहीं है। इन ठिकानों की बलि आखिरकार ईरान का गला घोंटने के बड़े लक्ष्य के लिए दी जा रही है, और लंबे समय में ईरान को ऐसी स्थिति में लाने के लिए जहां वह ज्यादा आज्ञाकारी हो। कुछ लोग तो उदाहरण के लिए वेनेजुएला मॉडल का भी हवाला देते हैं कि वह ईरान के लिए संभावित भविष्य हो सकता है। और कुछ लोगों ने तो ये तक देने की भी कोशिश की है कि ईरान का मौजूदा नेतृत्व समझौता कर चुका है और किसी तरह की डील करने के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहता है, ऐसी डील जो ईरान और ईरानियों को बेच दे। लेकिन जमीन पर जो वास्तविक स्थिति हम देख रहे हैं, उसके आसपास भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे जरूरी नहीं कि उद्धरण चिन्हों में कहें तो कुर्बान किया जा रहा हो। ईरान उसे बस खत्म कर रहा है। अमेरिका पश्चिम एशिया में नहीं आया था, और उसने ईरान को घेरते हुए ये सारे ठिकाने सिर्फ सैन्य औद्योगिक तंत्र पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं बनाए थे। बेशक यह भी उसका एक कारण है। लेकिन एक और बड़ी वजह यह है कि उनका मानना है कि यह सैन्य मौजूदगी आखिरकार ईरान को कमजोर कर सकती है और इस क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में उभरने वाले किसी भी तरह के विकल्प को भी दबा सकती है, क्योंकि ये ईरान
और यूरेशिया तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। जमीन के रास्ते ये पूर्व से दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये बेल्ट एंड रोड पहल का जमीनी गलियारा है। कई मायनों में ये उस दिशा में भी जमीनी गलियारा है जो रूस, चीन, ईरान और बाकी दुनिया इस क्षेत्र में करना चाहते हैं, यानी एक अधिक समृद्ध बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण। तो मैं बस इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वास्तव में ये अड्डे सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण ही नहीं हैं, बल्कि ये जरूरी नहीं कि किसी रणनीति का हिस्सा हों, लेकिन इन्हें आप अमेरिकी साम्राज्य के उस टूल बॉक्स का हिस्सा कह सकते हैं जिसके जरिए वो अपने वास्तविक उद्देश्यों को हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि उसके पास इसे वास्तव में कैसे लागू करना है इसकी कोई रणनीति न हो। नहीं, वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट और योजनाबद्ध तरीका हो जाएगा। लेकिन उसके पास कई ऐसे औजार हैं जिनका वह आमतौर पर इस्तेमाल करना पसंद करता है ताकि दूसरे देशों और लोगों को तबाह कर सके और उन्हें पेट्रोडॉलर, अमेरिका नियंत्रित वित्तीय व्यवस्था और जाहिर है इसे संभव बनाने के लिए जरूरी राजनीतिक और सैन्य मामलों व रिश्तों के अधीन कर सके। तो ईरान ने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं मिटाया है और नहीं सिर्फ कई मामलों में अमेरिका को इन ठिकानों से पीछे हटने पर मजबूर किया है, बल्कि उसने इस युद्ध में अमेरिका द्वारा इस्तेमाल करने की कोशिश किए गए हर दूसरे औजार को भी कमजोर कर दिया है। हम पहले से जानते हैं कि प्रतिबंधों और वित्तीय युद्ध की क्षमता इस समय ईरान को धीरे धीरे कमजोर करने और उसे अमेरिका के अनुकूल किसी भी तरह के राजनीतिक बदलाव के लिए असुरक्षित बनाने में बेहद सीमित है। दशकों से हम ये देख रहे हैं, लेकिन खासकर अब इसका असर लगातार कम होता जा रहा है। असल में इस युद्ध ने ईरानी लोगों को और मजबूत किया है। इसने उन्हें अमेरिका को हराने और अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए इस साल 28 फरवरी से पहले जितना वे छोड़ने कटे थे उससे कहीं ज्यादा छोड़ने के लिए तैयार किया था। इसलिए उससे प्रतिबंध पहले के एमटीलिंग कहीं जो कमजोर हथियार है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक और पहलू भी है, वो है प्रॉक्सी वॉर। हमने पहले इराक का जिक्र किया था। ये ताकतें, ये खुद, मुझे नहीं पता कि वहां अब कुछ बचा भी है या नहीं। हम पहले ही देख रहे हैं कि अमेरिका इराक से अपनी हवाई रक्षा प्रणालियां हटा रहा है। मेरा मानना है कि ईरान ने इराक में जो किया है उससे यह संभावित सशस्त्र बल बहुत कमजोर हो गया है। अमेरिका कई वर्षों से अमेरिकी खुफिया तंत्र के जरिए इसे प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह शायद इतना कमजोर पड़ चुका है कि वास्तव में कोई ताकत रही नहीं गई है। क्योंकि अगर कोई इस चैनल को, मेरे चैनल को और इन घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले दूसरे चैनलों को फॉलो कर रहा है तो उसे पता होगा कि हम हर दिन रिपोर्ट करते हैं कि ईरान इन ताकतों पर हमला कर रहा है। तो ईरान वास्तव में उस हर चीज को निशाना बना रहा है जो ईरान जैसे किसी देश पर दबदबा कायम करने के लिए अमेरिका के टूल बॉक्स का हिस्सा है। अमेरिका ने 1945 से अब तक अनगिनत जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है और मेरा मानना है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझना चाहते हैं या ये तर्क देना चाहते हैं कि अमेरिका की सैन्य स्थिति मायने नहीं रखती, शायद अगर आप वॉशिंगटन के इन विकृत लोगों के या एप्स्टीन वर्ग के लोगों के सबके दिमाग पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है, शायद उन्हें अमेरिकी सैन्य ठिकानों की उतनी परवाह न हो, शायद बात यही हो, लेकिन उन्हें पूरे टूल बॉक्स की परवाह है। तो अगर सैन्य ठिकाने बेकार होते जा रहे हैं या पूरी तरह बोझ बन चुके हैं और बाकी सारे साधन भी कम से कम असरदार होते जा रहे हैं, अगर पूरी तरह खत्म नहीं हो गए हैं, तो फिर इस युद्ध में खुद को स्थापित करने, ईरान पर हावी होने और उसे तबाह करने और इस तरह बहुध्रुवीय दुनिया को कमजोर करने के लिए अमेरिकी साम्राज्य के पास क्या बचता है? जवाब है
बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको समझना होगा कि यह सिर्फ क्षेत्र में अमेरिका को सैन्य तौर पर कमजोर करने की ईरान की मुहिम नहीं है, और यह कहना बेबुनियाद है कि अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की परवाह नहीं है। सच है कि अमेरिका के पास कभी भी अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह हमला कर सकता है। उसने सपने में भी नहीं माना था कि 28 फरवरी से अब तक ईरान 9,000 मिसाइलें और ड्रोन दाग और ये 9,000 का आंकड़ा आने वाले महीनों बल्कि शायद वर्षों में वह क्या कर सकता है उस पर बिल्कुल भी असर डालता नहीं दिखता। मैं इस पर कभी यकीन नहीं करता क्योंकि उसके पास उतनी खुफिया जानकारी नहीं थी जितनी उसे लगता था कि उसके पास है। संभव है कि उसने उतनी कोशिश भी नहीं की जितनी कोशिश अमेरिका और इजराइल ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए की थी। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। वे इस समय मुज्तबा खामेनेई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने युद्ध का बहुत आक्रामक इस्तेमाल किया है, जिससे वे मूलतः वैध ताकतों के रूप में अपनी स्थिति कमजोर कर चुके हैं। ऐसी ताकतें जिनके साथ लोग खुफिया जानकारी के मामले में सहयोग करना चाहते हों। इसलिए अपने टूल बॉक्स के बाकी सभी साधनों के साथ साथ वे खुफिया क्षमता भी खो रही। और मेविस टैंक्स असली कहानी। असल बात यह है कि अब अमेरिका की सैन्य स्थिति शायद पहले से ज्यादा मायने रखती है, खासकर अब जब वह कमजोर पड़ रही है, क्योंकि बाकी सारे साधन खत्म हो चुके हैं। मैं बस इस बात पर जोर देना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को इसे आप जानते हैं शायद किसी तरह का खेल समझते हुए देखता हूं, है ना? जैसे अमेरिका कोई खेल खेल रहा है और आखिरकार वे, आप जानते हैं, कुछ लोगों को ढूंढ लेंगे। वो व्यक्ति आप जानते हैं, वे समझौता कर चुके हैं। लोग इसे किसी तरह का, मुझे नहीं पता, जेम्स बॉन्ड ऑपरेशन मानने की कोशिश करते हैं कि कोई हेरफेर हो रहा है। कोई ऐसी बात है कि आप जानते हैं सब लोग इसमें शामिल हैं। और नहीं, मेरा मानना है कि हम जो देख रहे हैं वो यह है कि ईरान के अपने हित हैं, ईरानी लोगों के भी हित हैं। इस क्षेत्र के अपने हित हैं, और ईरान जो कर रहा है वह अपने हितों के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। साथ ही वह क्षेत्रीय स्थिति को अमेरिका के खिलाफ आगे बढ़ने के एक बड़े अवसर के तौर पर भी देख रहा है, ऐसे तरीके से जो अमेरिकी साम्राज्य की इस समस्या के स्थायी समाधान पैदा करे, कम से कम सही दिशा में एक कदम के रूप में। और मेरा मानना है कि हम ईरान को आगे भी यही करते देखेंगे, और मुझे लगता है कि इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों में भी फैल जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता था, मैं ये बात सामने रखना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि उन संदेहों का जवाब देना जरूरी है जो अक्सर शायद तथ्यों से रहित होते हैं, और शायद उस निहिलिज्म का भी, शायद उस थकान का भी, जो एक ऐसे युद्ध से आती है जो लंबा चलने वाला, जो और जो कई मायनों में पॉइंट पहली सीट है। तो धन्यवाद डैनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है कि आप यहाँ हैं, और हमारे दर्शकों के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया। डैनी एक बेहद सम्मानित वक्ता हैं जिनकी अपनी बहुत विशिष्ट आवाज है। हम अपने चैनल पर उनका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं, क्योंकि वे एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा आयाम जोड़ते हैं जो हमारे पास नहीं था। हमारा लक्ष्य बिना लाग लपेट की जानकारी देना है, और डैनी निश्चित रूप से यही करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप उन्हें हर हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर देखेंगे। वे हमारे द्वारा आपके सामने लाई जाने वाली हर चीज और उनके द्वारा आपके सामने लाई जाने वाली हर चीज के संदर्भ को और जोड़ेंगे और उसे और व्यापक बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डैनी। हमारे दर्शकों से अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। सबस्टैक ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पर जाइए, पेड मेंबर बनिए। हम हर हफ्ते यह आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। और डैनी, हमें उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना कर। अलविदा।